हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर की बुक ऑडिटर एंड सेक्टोरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 13, दैट इज लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर। की जो ऑडिटर होता है वो किन किन चीज़ों के लिए लायबल होता है। सो लायबिलिटीज़ ऑफ कंपनीज ऑडिटर क्या होते हैं, सिविल लायबिलिटीज़ कैसे होते हैं, नेग्लिजेंस कैसे होते हैं, मिसअफेंसेस क्या होते हैं, लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट कैसी है, सिविल लायबिलिटीज़ कैसी होती है, एक्ट ऑफ लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस में कोई गलती हो रही है तो कैसी हो रही है, लीगल एक्सेस क्या होता है, क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होती है ऑडिटर की, लीगल केसेस कौन कौन से बन सकते हैं, लायबिलिटी ऑफ एन हॉनररी ऑडिटर एंड ट्यूटोरियल असाइनमेंट्स, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन ऑफ एन ऑडिटर्स लायबिलिटी फॉर एन एनी एरर दैट मे हैव फेल टू डिटेक्ट। अगर वो मान लो कोई एरर डिटेक्ट करने से गलती से रह गया है, डिफ़िकल्ट था, कॉम्प्लेक्स था, तो क्वेश्चन है कि टोटल लायबिलिटी कितनी होती है अपने काम के लिए उस पर। इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड ड्यूटी लायबिलिटीज आर नॉट कवर्ड बाय स्टेट, ही इज लायबिलिटी विल डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट। अगर कोई लॉ के लिए नहीं है तो प्रॉपर एग्रीमेंट में लिखा होता है कि उसके पास कितनी लायबिलिटी होने वाली है वो। सो नॉर्मली ही इज लायबिलिटी अंडर ऑल द केसेस रिगार्डिंग द वर्क अंडरटेकन बाय हिम एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट डिपेंड अपॉन द वेदर द कैरिड आउट वर्क एंड केयर स्किल्स। वो देखता है कि उसकी लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू उसके केयर स्किल्स कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका काम होता है। सो इफ़ ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी एक्सरसाइजिंग हिज प्रोफेशनल स्किल्स केयर डिलीजेंस के साथ अगर करे तो उसकी जो लायबिलिटीज़ होते हैं वो निकाली नहीं जा सकती। बट अगर वो फ्रॉड फाउंड, अगर वो नेगलेंट चाह रहा है कि उसकी लायबिलिटी निकल गई तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं। सो इन मेटाइम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड एक्ट द कंपनी सफ़र, जो एक केस है कि जो कंपनी उसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करा था, कोई केस तो फ्रॉड वगैरह हो गया था उनके साथ। सो इसको डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी ऑडिटर की जो एक लायबिलिटी कौन कौन सी होती है कंपनीज के ऑडिटर के ऊपर। सिविल लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस एंड मिसएफिशिएंसी के लायबिलिटीज़ होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, लायबिलिटीज अंडर द अदर स्टेट्स, लायबिलिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कौन सी होती है, लायबिलिटीज टूवर्ड थर्ड पार्टीज एंड लायबिलिटी फॉर अनलॉफुल ऑफ अ क्लाइंट। सो पहला पढ़ते हैं, दैट इज सिविल लायबिलिटी। सो लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। So, the liability of an auditor arise when it proved his client suffered a loss due to professional negligence। देखो, जो अगर कोई लायबिलिटी अगर किसी क्लाइंट को सफ़र करना पड़ गया क्योंकि उसने प्रोफेशनली जो काम है अच्छे से नहीं करा था, तो यहाँ पे केयरलेसली या फिर फेल या अच्छे से आप ड्यूटी नहीं करने पाए, आप भूल पाए हो, अपने कमीशन हो गया बट आपसे कुछ फेल ही हो गई हो, आप अपनी कि कोई स्किल से रह गए, आप ढूंढ नहीं पाया, जो ऑडिटर है पर्सनल लायबल होता है और प्रूव करने के लिए कि आपसे ऐसे क्यों हुआ है। तो उसके बाद अगर कोई ऐसा कुछ केस आता है तो जो हमारी कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाता है। उसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक केस दिया हुआ है। सो इन अदर वर्ड्स टू होल्ड ऑडिटर लायबिलिटी शुड बी शो दैट कि उसने अच्छे से काम नहीं करा है, वो कोई लॉस एंड डैमेज हुआ है, लॉस सफ़र करना पड़ा है क्लाइंट को। एज फार जो लायबिलिटी होती है थर्ड पार्टी की वो भी कन्फर्म्ड होती है और कोई फ्रॉड वगैरह के व्यू से भी उसको देखा जाता है। उसके बाद एक केस है इन इंडिया, उसके बाद भी ये केस है, द लेटेस्ट व्यू पॉइंट है थर्ड पार्टी को रहकर कि वो डैमेजेस हैं वो रिकवर करने की कोशिश करता है, रिपोर्ट्स अकाउंट्स को अच्छे से चेक करा जाता है। फिर उसके बाद जो ऑडिटर है उसके पास कोई ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, प्रॉपर्ली डिपेंड होती है कि वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से काम नहीं कर रहा है। देन लायबिलिटी ऑफ मिसफेजनेंस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 340 द कोर्ट में एसेस द डैमेजेस, जो कि डैमेजेस होता है अगेंस्ट द डेलीगेंट डायरेक्टर कि उसने अच्छे से ऑफिसर्स ने काम नहीं कर, इंक्लूड्स ऑडिटर, मिसअफेंस ऑफ ब्रीच या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, ट्रस्ट टूटा है, डेफिनेशंस को हार्म करा गया है, मिसअफिशेंस कि कोई कंपनी कोई मतलब पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाके उन्होंने कुछ काम करा है या फिर कुछ भी हो सकता है। इन सिंपल वे टू कंपनी टू रिकवर डैमेज, जस्ट ऑडिटर में ऑफिसर कंपनी गिल्टी ऑफ मिसअफेंस, फिर उसको कवर करने के लिए उसको गिल्टी ऑफ मिसअफेंस उसको घोषित करा जाता है। इसकी टाइम लिमिट होती है फॉर द 5 ईयर्स। सो लीगल केसेस ऑफ सिविल लायबिलिटीज़ की जो सिविल लायबिलिटीज़ है, लीगल केसेस क्या क्या हो सकते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीगल डिसीजंस ऑफ द सिविल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर डिस्कस बिलो। सो केस ऑफ negligence. So in the case of balance sheet
of the company. In the case of balance sheet of a company including certain fictions items with a view of declare dividend. अगर कोई बैलेंस शीट का कोई रिलेटेड केस है तो वो सफिशिएंट नहीं है तो बैलेंस शीट को कंपेयर किया जाता है एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करा जाता है, थेमेटिकल एक्यूरेसी चेक करी जाती है, वो खुद से चेक करता है ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, प्रॉपर उसको चेक करा जाता है फिर से। उसके बाद कोई केस है कि अब नॉर्मल प्रॉफिट है वो ओवर चार्ज अंडर चार्ज हो गया है, जो इन्वेस्टिगेशन थी उन्होंने बाद में रिवील करा था कि सेल्स तो मैनिपुलेटेड करी गई हैं। देन उसके बाद रियलाइजिंग की इम्प्लीकेशन साइजेस नहीं थी, जो कंपनी दोनों उनको बहुत ज़्यादा फेसेस करने पड़े थे। इट वॉज अ एलिक्ड बाय द कंपनी दैट द ऑडिटर हैव फेल्ड एग्जामिन असरटेन कि एक एलिक्ड कंपनी का कि जो ऑडिटर है उसने एग्जामिन करने से रह गया है वेदर द कंपनी whether the वो satisfactory explanation to steep increase the rate of growth और नेट की नेट ग्रोथ और नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया और रो कंजप्शन वो अच्छे से नहीं चेक करा, रीजन ऑफ डिसएप्रोप्रिएशन टोटल डेप्स में कोई माल फंक्शनिंग आ गई हो कि मटेरियल वेरिफिकेशन करने के लिए क्या प्रॉब्लम थी, चेंजेस क्या आए हैं रो मटेरियल में कि कोई इम्प्रूवमेंट डिरेक्शन ऑफ मटेरियल थी कि नहीं थी, जो कंपनी थी उसके न्यू कस्टमर old customer difference. Then it was held that the employee reasonable skill and care की reasonable skills and care की ज़रूरत होती है, but he is not required to begin with suspicion and proceed the manner of trying to detect a fraud unless some information reached. हम प्रॉब्लम को ऐसे डायरेक्टली निकाल भी नहीं सकते जब तक हमें कोई एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकती। इंटरनल इन्फॉर्मेशन हमें जब पहुंचते तो उसको बैलेंस करने के लिए हम चेक करते तो हमें पता लगता है कि वहाँ पे फ्रॉड हुआ है। आफ्टर दिस केसेस ऑफ मिसफेंस, तो कुछ केसेस हैं यहाँ पे, ये केसेस आप खुद से पढ़ लेना एक बार, ये सिर्फ केसेस ही हैं कि कैसे उनको जो ऑडिटर्स एक सेकेंड में ही पढ़ लेती हूँ। इन केस ऑफ जस्टिस की जो पर्सन था जिसकी ड्यूटी थी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना बट उसको ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाया है तो उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली तो इन्फॉर्मेशन से एक प्रॉपर एक टर्म निकली है। उसके बाद जो ऑडिटर थे उनके पास शेयर होल्डर का मीन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को उनको मतलब डिसऑबे करने की कोशिश की गई। देन इन केस ऑफ फॉर सेवरल ईयर्स की बाद में बैलेंस शीट को करेक्ट नहीं कर सकते, को प्रॉपर उनके पास स्किल्स एंड कॉशंस रीजनेबल कॉम्पिटेंट केयरफुली कॉशंस होना चाहिए एक ऑडिटर को जब वो अपना काम करता है। ऑडिटर नॉट बाउंड टू डिटेक्टिव, उसको एज अ डिटेक्टिव के लिए काम नहीं करता पड़ता बट उसको एज अ प्रॉपर बैलेंस तो चेक करने चाहिए ना अच्छे से कि कैसे करने हैं, केयरफुली होने चाहिए नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद 2, 4, 5, 6 केसेस और हैं। देन लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट, अगर लाइबिलिटीज है अंडर द कंपनीज एक्ट क्या होने वाली है, सो द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड नंबर सिचुएशन, जो कंपनीज एक्ट होता है नंबर सिचुएशंस प्रोवाइड करती हैं। देन सिविल लाइबिलिटीज क्या होती है अंडर सेक्शन 299, जो ट्रिब्यूनल होती है उसके पास पावर होती है सम्मन करने की, ऑफिसर को बुलाने की, सस्पेक्ट करने की, उसने कोई प्रॉपर्टी बुक्स प्रॉपर चेक करने की, सस्पेक्ट करने की कि वो ट्रेड डीलिंग प्रॉपर्टी कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही। देन सेक्शन 300 से प्रॉपर बाइंडिंग अप ड्यूरिंग द कंपनी की लिक्विडेटर कैसे है, जो ट्रिब्यूनल है प्रॉपर वहाँ पे एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन अच्छे से चलता है। देन अंदर सेक्शन 340 डील्स करते हैं पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल कैसी है, वाइंडिंग अप कैसे है, डैमेजेस कैसे मिले हैं, देन मिस अप्लाई कैसे हुआ है। देन सेक्शन 340 प्रॉपर प्रोसीजर होता है प्रोस्पेक्शन का, डेलीगेट ऑफिसर्स का इंक्लूड द ऑडिटर्स को चेक करा जाता है, जो पावर्स और प्रॉपर एकदम डिटेल में डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाते हैं कि वो लायबल है कि नहीं है, ऑनेस्टली रीजनेबल है कि नहीं है, सर्कमस्टांसेस क्या है। देन लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगर लायबिलिटी क्या और मिस स्टेटमेंट हुई है प्रोस्पेक्टस में, सो इन द सेक्शन 3(5) द एक्ट प्रोवाइड एन ऑडिटर की जो ऑडिटर है वो प्रॉपर लायबल होता है अगर कोई कंपनसेट करना पड़ता है उसे फॉर द फ्यू शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स के कोई लॉस अगर उसने कोई गलती से हुआ है तो वो विड्रॉ करा सकता है अपनी कंसेंट के लिए। राइटिंग फिर डिलीवरी प्रोस्पेक्टस डिलीवर करने से पहले उसे चेक करना चाहिए था। आफ्टर डिलीवरी रजिस्ट्रेशन बिफोर अलॉटमेंट, रजिस्ट्रेशन के बाद भी अलॉटमेंट से पहले वो अवेयर होना चाहिए एंड ट्रू स्टेटमेंट के बारे में विड्रॉ कराना चाहिए कंसेंट के बारे में। देन क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर ऑडिटर की जो ऑडिटर है उसके लिए क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है, सो
मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगर स्टेटमेंट में अगर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी है, अगर कोई उसने प्रोस्पेक्टस में जानबूझ के गलती से कोई मिस स्टेटमेंट करी, सो जो ऑडिटर होता है फॉल्स स्टेटमेंट करी, उसने कोई मटेरियल परचेज में रिटर्न रिपोर्ट परचेज कुछ भी गलती करी है मटेरियल फैक्ट्स की पता होने के बाद भी उसने वो गलती कर तो पनिशेबल होता है। मिनिमम टर्म 6 महीने की उसे या 10 ईयर तक की होती है फॉर द एक्सटेंडेड इन सेक्शन 447 के अंदर। After this, known complaints by auditor with section 3 if auditor does not comply अगर उसने सेक्शन 143 145 नहीं बनाई, उसने रिकॉर्ड उसने उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाई है, साइन नहीं करी, ऑथेंटिफिकेशन नहीं है, नेगलेक्ट करने की कोशिश करे, तो वो भी पनिशेबल है। 25,000 रुपीज़ लग सकते हैं या फिर 5 लाख तक के लिए भी जा सकते हैं। इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन कोई केस है कि 5 लाख रुपये तक जो भी लेस नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग उसको चार्जेस देने पड़ते हैं। फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेटर, उसने इंस्पेक्टर अपॉइंट करा था प्रॉपर कंपनी का चेक करने के लिए, तो उसकी प्रॉपर ड्यूटी होती है प्रोसीजर को चेक करने की, इंस्पेक्ट करने की, सारी बुक की प्रॉपर असिस्टेंस देने की। अगर वो फेल हो जाता है तो पनिशनेबल होता है। जो उसको जेल हो सकती है फॉर द 1 ईयर के लिए, या फिर फाइन नॉट लेस देन 25,000 रुपीज़, जो भी कम होता है उन्हीं के लिए हो सकता है। देन फेलियर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी ऑफिसर्स, देन ऑन द बेस ऑफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट्स, और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट्स के लिए अगर कोई पर्सन गिल्टी है, ऑफेंसेस कर रहा है, क्रिमिनल लायबल है, ऑफिसर जो प्रॉपर रिपोर्ट में प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट है प्रॉपर कनेक्शन चेक करती है, हर चीज़ को चेक करके पनिशेबल उसको अकॉर्डिंगली कर देती है। देन उसके बाद फेलियर टू रिटर्न पॉलिसी इन बुक्स एज पेपर्स, एनी ऑफिसर इंक्लूडिंग ऑडिटर सस्पेक्टेड टू पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर वो पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी में या फिर बुक्स एंड पेपर्स में कोई माल फंक्शन करते हुए पकड़ा गया है, तो प्रॉपर वहाँ पे उसको फेलियर टू ओबे ट्रिब्यूनल प्रॉपर इन्वाइट करते हैं, प्रॉपर पनिशमेंट हो सकती है एंड अरेस्ट हो सकता है एज पर कोड सिविल प्रोसीजर 1980। देन पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स, अगर उसने बुक्स में कोई फॉल्सिफिकेशन करी, एन ऑफिसर जो कि इंक्लूडिंग होता है कोई फॉल्सिफिकेशन करता है तो उसे डिस्ट्रॉय मल्टीप्लाई ऑल्टर या फॉल्सिफाई करने की कोशिश करता है तो पनिशेबल होता है, उसे जेल हो सकती है नॉट देन 3 ईयर और 3 ईयर से 5 साल तक की जेल हो सकती है। देन प्रोसिक्यूशंस ऑफ एन ऑडिटर ऑन कोर्स ऑफ वाउंडिंग अप ऑफ अ काउंटी ट्रिब्यूनल अपेयर, जो वाउंडिंग अप के टाइम में जो ट्रिब्यूनल होती है प्रॉपर ऑफिसर्स को प्रॉपर ऑडिटर को चेक करते हैं कि गिल्टी है कि नहीं है, प्रॉपर प्रोस्पेक्टस को चेक करा जाता है। अगर प्रोसिक्यूशन अगर कोई ऑफिसर कर रहा है तो वो भी लायबल होता है अप टू 5,000 रुपीज़ तक के लिए। देन पेनल्टी फॉर डिलिब्रेट एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन, अगर कोई ऑफिसर ऑडिटर है जो कि स्टेटमेंट अच्छे से बना नहीं पाया है, सर्टिफिकेट बैलेंस शीट प्रोस्पेक्टस में कोई प्रॉब्लम आई, ओमिशन ऑफ मटेरियल आया, तो कोई पनिशेबल होता है फॉर द 6 मंथ के लिए, जो कि फॉर दी 10 ईयर्स तक के लिए भी जा सकता है। देन रिलीफ और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिटर फ्रॉम हिज लायबिलिटी, उसको रिलीफ कैसे मिलता है? सो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 जो ऑडिटर होता है आपको उसे कुछ रिलीफ मिल सकता है अगर कोई नेग्लिजेंस या डिफॉल्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी गई है, तो वहाँ पे ऑनेस्टली रीजनेबल दिखा रहा है, तो वो क्रिमिनल जो पॉजिटिव होते हैं, जो पावर नहीं होते गवर्नमेंट के पास कोई क्रिमिनल सिविल लायबिलिटी देने के लिए, then जो ऑडिटर होगा द कंपनी के आइडेंटिफाई द एसेट ऑफ कंपनी अगेंस्ट हिज लायबिलिटीज प्रोसीडिंग वेन सिविल और क्रिमिनल जजमेंट हिज फेवर, तो उसके जो फेवर होता है उसके फेवर में भी सुना जाता है। देन लीगल केसेस, जो लीगल केसेस है कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं लीगल केसेस के। क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर इंडियन Penal Code. So Section 197 of the Indian Penal Code provided bearers issue or signs of certificate required by law is to give a sign relating to any fact certificated by law, admission, evidence, knowing that, believing। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जहाँ पे ऐसे प्रूव होता है कि हाँ वो क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए लायबल है। देन लायबिलिटी अंडर अंडर स्टेटस की लायबिलिटीज अदर स्टेटस में कैसे हो सकती है? सो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के अंडर द सेक्शन 278 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब रिग्रेस इम्प्रेसमेंट उन्हें मोर देन 6 मंथ्स के लिए
और 7 ईयर्स तक की जेल हो सकती है अगर वो कोई टैक्स में अवॉइड कर सकते हैं। एक्सीड्स 1 लाख रुपीज़ उनको फाइन्स भी हो सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा तक के लिए उनको जेल भी हो सकती है। जो चार्टर्ड अकाउंटिंग है प्रॉपर अपने क्लाइंट्स को बताता है टैक्स अथॉरिटीज़ कितनी है। अगर वो कोई मिसकंडक्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू रूल उसको जेल हो सकती है एंड फाइन लग सकता है। सो लायबिलिटी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सी लायबिलिटीज़ होती है, वो प्रॉपर अपना कंज्यूमर का इंटरेस्ट बचाते हैं। तो जो कंज्यूमर होता है कोई पर्सन जो कि सर्विस अवेल करता है, बट अगर उसके साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, सो एक्ट इज़ क्लियरली एस्टेब्लिश एक्सपर्ट प्रोविजंस ऑफ लॉ नॉट सपोर्टेड फॉर द पर्पस पर डिफिशिएंसी इन सर्विस, उसको सर्विस से निकाल दिया जाता है। डबल इसके लिए उसको पे करना पड़ता है। आफ्टर दिस लायबिलिटी अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट, अगर कोई ऑडिटर है If an auditor in any return, balance sheet or other document willfully makes a statement, अगर वो गलती से जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट बना रहा है कि वो गलत है, तो उसको जेल हो सकती है अप टू 3 ईयर्स के लिए। वो फाइन के लिए लायबल होता है। देन सेक्शन 5G क्या बोलता है, जो ऑडिटर होता है पब्लिकली एग्जामिन होता है बाइंडिंग अप की, मतलब बाइंडिंग अप के लिए उसके प्रॉपर प्रोसीडिंग चेक करते हैं, एग्जामिनेशन चेक करता है हाई कोर्ट। अगर उसके फिर गिल्टी दिखाया जाता है तो उसको फाइन लग सकता है और जेल हो सकते हैं। सो लायबिलिटी अंडर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक जो ऑडिटर होता है फॉल्स स्टेटमेंट बनाता है, रिपोर्ट बनाता है, सो उसको प्रॉपर जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, दोनों ही। देन कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज़ कौन सी होती है? सो द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी रेफर अराइजेज from a contract between auditor and a client, mainly in case of auditors account sole trader partnership firm। तो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी को कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई लायबिलिटी आ जाती है तो बिटवीन द पार्टनरशिप्स एंड द सोल ट्रेडर्स देयर इज नो स्टेट गवर्निंग द लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स इन सच केस। यहाँ पे कोई स्टेट गवर्निंग नहीं होती इन लायबिलिटीज़ को तय करने के लिए। इन सच केसेस में जो ऑडिटर लायबिलिटीज़ होती है वो टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट में लिखा होता है। जो एग्रीमेंट होता है रिटर्न होता है, ड्यूटीज़ होते हैं, स्कोप्स होते हैं। तो एज़ पर दीज एग्रीमेंट में उसको पनिशमेंट मिलती है। जो ऑडिटर होता है प्रॉपर अपना काम करता है, स्किल्स वगैरह के लिए करता है। जो ऑडिटर होता है लायबल होता है थर्ड पार्टी के लिए, बैंकर, क्रेडिटर रिस्पेक्टिव, तो वो फ्रॉड के लिए कमिट करते जाता है। फिर उसके पास उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलती है। देन फोर्थ वन दैट इज लायबिलिटी ऑफ अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर उसने प्रोफेशनली मिसकंडक्ट करा है। सो द प्रोफेशन अकाउंटेंसी इज गवर्न, और जो प्रोफेशनल अकाउंटेंसी है वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ एक्ट 1949 प्रॉपर वही पावर करता है, वही डिसाइड करता है कि कौन सी कितना वो एक्यूरेट है कितना नहीं है। देन अ पार्टिसिपेटिंग ऑडिटर विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, उसको हम प्रोफेशनली मिसकंडक्ट बोलेंगे अगर वो डिस्क्लोज़ करने में कोई गलती कर देता है, अच्छे से डिस्क्लोज़ नहीं कर पाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जो रिपोर्ट है उसने अच्छे से मिसस्टेटमेंट करी है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से नहीं करा है, अगर उससे निगलेंस आ रहा है, उसने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, अगर उसने इन्विटेशन अच्छे से नहीं दिया है। सो द काउंसिल अंडर सेक्शन 2(1) रेफर्स द केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पार्ट। तो वो बोलेगा कि यहाँ पे इसकी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बोल सकता है इस कंडक्ट आफ्टर ही मेक एनी मिस फॉलोइंग ऑर्डर्स, जैसे कि रिप्रेट द मेंबर, या फिर उसने नाम रजिस्टर से निकाल दिया है, कोई काउंसिल मीनिंग हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाके कुछ करा है। सो दे आर सो सम इम्पोर्टेंट केसेस, कुछ इम्पोर्टेंट केसेस हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज में, कुछ ये केसेस हैं, ये तो आप ही पढ़ लेना, ये तो एग्जाम में केसेस नहीं आएंगे। देन लायबिलिटी टूवर्ड थर्ड पार्टीज, लायबिलिटी ऑफ टूवर्ड थर्ड पार्टीज कैसे होता है? देयर आर नंबर ऑफ पर्सन हु आर रियली अपॉन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवन नंबर ऑफ पर्सन है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही डिपेंड होता है। और मान लो अगर गलती से, मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने किसी की रिपोर्ट देख के उस पर इन्वेस्ट कर दिया और बाद में पता लगा वो रिपोर्ट गलत है, तो मेरा क्या होगा? सो इसी की बात हो रही है कि जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंकर, टैक्स अथॉरिटीज़, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, ये इनकी पार्टी पर डिपेंड है। तो इनके लिए क्या होता है अगर हमारे साथ ही कोई फ्रॉड वगैरह हो जाए तो लाइबिलिटी टूवर्ड थर्ड
सो फर्स्ट इज लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस. सो इट हैज़ बीन हेल्ड द कोर्ट, जो कोर्ट होता है कोर्ट दैट ऑडिटर इज नॉट लाइबल टू थर्ड पार्टी एज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. हमारे पास कोई थर्ड पार्टी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो वो इतना लाइबल नहीं होता है. तो उसके लिए जो लॉ होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वही अपनी डील करता है. नो डाउट जो ऑडिटर होता है रिस्पॉन्सिबल तो होता ही है, क्योंकि उसने सेम टाइम पे बुरा जैसे नहीं करा है, बट हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते. और उसकी ड्यूटीज़ होती है, उसको सेटिस्फेक्शन के लिए ट्रू स्टेटमेंट्स दिखानी पड़ती है, तो कंपनसेट करना पड़ता है. दैन लायबिलिटी फॉर फ्रॉड, अगर वो फ्रॉड कर देता है तो द थर्ड पार्टी कैन होल्ड द ऑडिटर लायबल इफ द फ्रॉड इज द पार्ट ऑफ ऑडिटर इवन ही इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनर रिलेशनशिप विद ऑडिटर एंड द थर्ड पार्टी. अगर वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और उसने फिर भी कोई फ्रॉड करा है तो वहाँ पे वो लायबल होता है, उसको प्रूव करना पड़ता है अपनी ऑनेस्टी और ये सब चीज़ें. तो इस बात कुछ उसे पेनल्टीज फेस करनी पड़ती है. दैन लायबिलिटी फॉर अनलॉफुल एक्ट of the client. So the auditor may come across the information about unlawful act or defense committed by the during the क्लाइंट. अगर कोई क्लाइंट अनलॉफुल प्रैक्टिसेस कर रहा है तो ये ऑडिटर की इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इन्फॉर्म द फैक्ट दैट कंसर्न अथॉरिटीज़. तो ये ड्यूटी नहीं होती ऑडिटर की, बट वो लीगल एडवाइस दे सकता है. शुड बी केयरफुल, वो केयरफुल हो सकता है, इसको कॉन्फिडेंस के साथ कैसे काम करना है कैसे नहीं काम करना है. सो लायबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर. सो दी सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ जॉइंट ऑडिटर, जो जॉइंट ऑडिटर होता है प्रॉपर डिस्कस कर सकता है अपनी लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जॉइंट ऑडिटर्स कैसे काम कर सकता है. सो इन विच आर इट इन सच के जो जॉइंट ऑडिटर होता है अपने वर्क को डिवाइड कर सकता है बिटवीन देमसेल्व्स और प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल होता है अपने काम के लिए, कैसे काम करता है, वो एक गुड होनी चाहिए, डिवीजन वर्क अच्छे से होना चाहिए. जो जॉइंट ऑडिटर होते हैं प्रॉपर अपने सेपरेटली काम कर सकते हैं, सेवरल लायबल भी होते हैं वो बहुत सारे केसेस के लिए. सो द लायबिलिटी ऑफ ऑनरी ऑडिटर. सो द लायबिलिटी ऑफ ऑनरी ऑडिटर इज़ नॉट लेस देन द थर्ड पेड ऑडिटर. ये पेड ऑडिटर से कम नहीं होता है. वंस ही टेक्स अप द असाइनमेंट, अगर वो असाइनमेंट लेता है तो प्रॉपरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम को काम करता है और वो सब कुछ फॉलो करता है. सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर. सो इसके लिए एक 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आई गेस. सो आएगा ही शायद 10 on 10 आ ही सकता है. लायबिलिटीज ऑफ चैप्टर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अगर नहीं समझ में आया तो टोटली फाइन, हम रिवीजन में दोबारा कर लेंगे, बट ईजी था. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल.